एक तरफ जहां देश भर में आसमान से आफत बरस रही है, तो दूसरी तरफ इस आग की लपटें राजनीतिक गलियारों को भी अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही हैं। देश भर में इस बार टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है। गर्मी से झुलसते लोग, तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में भी ये तापमान काफी बढ़ा हुआ है और राजनीति इस वक्त चरम सीमा पर है। देश में यहाँ पर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होने वाला है और 4 जून को देश में नई केंद्र की सरकार का गठन हो जाएगा। लेकिन इसी बीच हरियाणा में राजनीतिक तापमान इतना बढ़ा हुआ है कि लगातार तमाम राजनेताओं के सियासी बयान सामने आकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कड़ा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही हरियाणा की राजनीति में हर दिन कोई ना कोई बड़ा सियासी खेल होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखा जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है। नायब सिंह सैनी के पास सरकार का बहुमत पेश करने के लिए पर्याप्त विधायकों का संख्याबल मौजूद नहीं है और वहीं दूसरी तरफ पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हाईकमान के फैसले से भी नाराज नजर आ रहे हैं। अनिल विज का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने तीसरी बार मोदी सरकार बनने की बात कही, तो दूसरी तरफ 4 जून को हरियाणा में नया सियासी खेल होने के ऊपर भी एक बड़ा बयान दिया है। सुनिए अनिल विज क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और भारी मतों के साथ, जैसा पहले कहा गया कि इस बार 400 पार और आसानी से 400 संसदों के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं केंद्र में, तो बहुत उत्साह होगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे और डंके की चोट पर यहाँ पर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। नहीं, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए लेने के लिए इस बार कई प्रकार के नेता झूठ बोल रहे हैं और 4 तारीख को पता लग जाएगा। हुड्डा जी, ज़्यादा दिन तो रहेंगे, अब आप इंतजार करिए ना 4 तारीख तक। 4 तारीख को कहाँ तो सुना आपने किस तरीके से हरियाणा के दिग्गज नेता अनिल विज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से 400 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और केंद्र की सत्ता के साथ ही हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनाई जाएगी। तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हुड्डा सिर्फ सपने देख रहे हैं और ऐसे सपने देखने से सत्ता में वापसी नहीं हो सकती है। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे माहौल को? अनिल विज लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि मैंने 14 साल तक सत्ता के लिए वनवास काटा है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि केंद्र जब ऐसे फैसले लेता है तो उनसे निराशा होती है और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार। क्या अनिल विज उस बौखलाहट की यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री ना बनाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने ला दी? जाहिर बात है। और देखिए, हरियाणा की जब भी बात होती है और इस दौरान जितनी भी बातें हुई उसमें अनिल विज का नाम कहीं ना कहीं हमेशा चर्चाओं में रहा है। बिल्कुल वजह साफ है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पद की वो रेस में थे और लगभग उनका नाम फाइनल था, लेकिन अंतिम मौके पर जिस तरह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद बिल्कुल अनिल विज का गुस्सा हमने देखा कई बार बार देखने को मिला जब वो मीटिंग्स उठ कर चले जाते हैं। इसके अलावा उनका जो रुख है वो भी लगातार नायब सिंह सैनी से अलग दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है यहाँ पर अनिल विज का जो रुख है वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ नजर आया। आपने देखा जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान भी जब गाँव में पहुँचते हैं वहाँ पर बहुत सारे किसान उनको घेर लेते हैं, उस समय भी वो एक बात कहते हैं कि जिस तरह से किसानों के ऊपर जो गोलीबारी हुई है, जिस पूरी तरह से उनको दिल्ली जाने से रोका गया है, शासन प्रशासन ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि उस समय सरकार में मैं गृह मंत्री था। तो आप समझ सकते हैं कि अपनी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दोष लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और किसानों ने जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के साथ कहा जा सकता है कि जो कुछ उन्होंने कहा है और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को मुकर होकर रखा है, उससे ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको उनकी जीत जो है बहुत मुश्किल दिखाई पड़ती है। अमन जी, बीच में रोकना चाहूंगा, क्या हाईकमान से कोई इशारा अनिल विज को मिला है? क्या 4 जून के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है उनको? बिल्कुल, और जाहिर बात है कि अनिल विज बड़े लेवल के नेता हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं हरियाणा के, और बिल्कुल अगर यहाँ पे आला कमान से अगर उनको
कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अगर कह सकते हैं कि आसार हैं तो बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, क्योंकि यही बात पहले भी कही जा रही थी कि जितना संघर्ष उन्होंने किया है, कई दफ़ा के विधायक रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं राज्य के, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर वो काम कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो आखिर उनको दरकिनार कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर सवाल बारंबार उठे और कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि अनिल विज अगर नाराज रहे, अनिल विज की अगर नाराजगी देखने को मिली तो बीजेपी को हरियाणा के अंदर तमाम सीटों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपने देखा भी कि कितनी सीटों पर बीजेपी की जो हालत है वो मुश्किल दिखाई पड़ती है, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा नाराज हैं। ऐसे में अगर अनिल विज जमीनी स्तर पर उतरते हैं, लोगों को मनाते हैं, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, तो अगर वो ये कुछ कर पाए तो जाहिर बात है कि हरियाणा में बीजेपी कहीं फाइट में रह सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हरियाणा के अंदर अपनी जो सियासी कह सकते जमीन है वो मजबूत करने में लगी हुई है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को बचाए रखना चाहती है, क्योंकि हरियाणा का किला ढहने से कहीं ना कहीं देश भर में सियासी सनसनी फैल सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अनिल विज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह अटैक करते हुए नजर आते हैं कि वह सिर्फ सत्ता में आने के सपने देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अनिल विज के द्वारा कहा गया है कि 400 सीटें जीतकर हम सरकार बनाएंगे, नाजमीन से सवाल लेंगे। नाजमीन, किस तरीके से ये पूरा मामला आप देखती हैं? यहाँ पर अनिल विज की बयानबाजी, उसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगना, क्या हरियाणा में कुछ चंद ही घंटों में या चंद दिनों में कोई बड़ा यहाँ पर सियासी खेल देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल सियासी खेल की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अल्पमत में आ रही है वो विधायकों के जरिए देखी जा रही है। जहां अब मौजूदा स्थिति में बात करें 87 विधानसभा सीटों पर अगर बहुमत साबित करना है तो 44 का आंकड़ा यहाँ पर सेट होता है विधायकों का। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा स्थिति में 42 विधायक कहीं ना कहीं नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। यहाँ पर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हो सकता है कि इस बार मुश्किल से जीत हासिल कर पाएं। यहाँ पर देखा जाए तो करनाल लोकसभा सीट पर मनोहर लाल खट्टर का विरोध देखने को मिलता है। उनके खिलाफ जनता उतरती हुई नजर आती है, कई समाज के लोग उतरते हुए नजर आते हैं। किसान भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी जब ये कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर के बीच में एक बड़ी डील हो गई है और ये डील कहीं ना कहीं नायाब सरकार को गिराने की है। लेकिन जब बातें सामने आई तो मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि इस डील के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहें डील करना तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं संकेत जरूर दिए जा रहे हैं कि ये जो बयान है, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कहते हैं कि सरकार तो अल्पमत में है, इसके बारे में अब क्या बात करना, बात तो अब सीधा विधानसभा के अंदर करेंगे जब फ्लोर टेस्ट होता हुआ नजर आएगा। यानी कि तस्वीरें साफ हैं कि फ्लोर टेस्ट होगा, उसी में साबित होगा कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई उम्मीद नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि बार बार राज्यपाल ये कह रहे हैं कि 6 महीने का कार्यकाल अभी नहीं पूरा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के खिलाफ फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की जा सकती। कोई उम्मीद यहाँ पर नजर आती है कि फ्लोर टेस्ट करवाने में कामयाब होगा विपक्ष? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर 6 महीने का समय होता है और यहाँ पर देखा जाए तो अभी उपचुनाव भी होना बाकी है। कई ऐसे विधायक हैं जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं और कई ऐसे हैं जिनका निधन हो गया, वो सीट खाली हो गई है। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर इस्तीफा दे देते हैं अपनी विधायक पद से, लोकसभा का चुनाव लड़े तो सीटें कई खाली, उपचुनाव भी होने, विधानसभा का चुनाव भी होने। नायब सिंह सैनी के लिए भी यहाँ पर मौका है कि उपचुनाव में जीत हासिल कर जाएं, तभी इस कुर्सी पर कहीं ना कहीं काबिज हो पाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर ये स्थिति बनती है, अगर और विधायक यहाँ पर कम होते हुए नजर आते हैं तो जहां विधानसभा चुनाव यहाँ पर इसी साल के अक्टूबर महीने में होते हुए नजर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं उससे पहले भी हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर राज्यपाल कोई बड़ा फैसला अभी भी सुना सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके का यहाँ पर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में 10 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से परचम लहराने का है सपना देखती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बात करें तो विपक्ष इस बार मजबूती से चुनाव लड़ने के और जीत दर्ज करने के दावे करता हुआ नजर आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 10 सीटों पर यहां परचम लहराते हुए केंद्र की सत्ता में मजबूत सरकार बनाई थी। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा अब कहीं ना कहीं दोबारा से सत्ता में उसी आंकड़े के साथ आना चाहती है। लेकिन मुश्किलें ये आखड़ी हुई है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है हरियाणा में,
दूसरी तरफ यहाँ पर बात की जाए, दुष्यंत सिंह चौटाला लगातार नायब सिंह सैनी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और किसान विरोधी नीतियां बनाने का यहाँ पर कहीं ना कहीं ढिंडोरा पीटते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को एमएसपी पर उनकी फसल खरीद का यहाँ पर मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम राजनेता जिस तरीके के इस सियासी संग्राम में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं, देखना यह होगा कि क्या वाकई में हरियाणा में 4 जून के बाद कोई बड़ा सियासी खेल होने वाला है और क्या नायब सिंह सैनी अब चंद दिनों के लिए ही हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN9 न्यूज पर।